जयपुर डायलॉग्स 2025 कोई साधारण सम्मेलन नहीं बल्कि बौद्धिक महाकुंभ है। यहाँ आपको मिलेंगे भारत के सबसे बड़े इंडिक और धार्मिक योद्धा। आज ही रजिस्टर कीजिए और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनिए। और हाँ, इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए हमारे क्राउड फंड में योगदान ज़रूर दें। आइए, जुड़िए, रजिस्टर कीजिए, दान कीजिए और इस क्रांति का हिस्सा बनिए। आपके लिए QR स्क्रीन पर है और रजिस्ट्रेशन डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी जो हैं इस समय बिल्कुल सीन ऑफ एक्शन पे बैठे हुए हैं, यानी कि सारी दृष्टि बिहार पर, सभी की दृष्टि बिहार पर। बिहार वालों ने ऐसा भौकाल मचाया है कि साहब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सबको हिला के रख दिया। और इसके केंद्र बिंदु में कौन है? इसके केंद्र बिंदु में हमारे आदरणीय, प्रिय, महान चिंतक श्री राहुल गांधी जी। तो साहब, ये जो महान चिंतक ने आपको जो जो चिंतन के बिंदु दिए हैं अपनी 16 दिन की यात्रा में, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनकी जो यात्रा का जो अंतिम पड़ाव था गांधी मैदान, वहां पर क्या हुआ? सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। शुरू तो हुआ था कि भाई राहुल गांधी सोच रहे थे कि 50 सीट पर मान जाएंगे, लेकिन जो रिस्पांस रहा इसके बाद तेजस्वी यादव को टेंशन मिटाने के लिए मरीन ड्राइव पर, जो पटना का मरीन ड्राइव है, उस पे डांस करना पड़ा। बहुत सारे दर्शक जो नहीं जानते हैं वो सोचेंगे भाई पटना में तो समंदर नहीं है। पाकिस्तान वालों से पूछिए पटना में समंदर है या नहीं। वैसे उन्होंने तो वहां सबमरीन डुबाई हुई है। इसीलिए मैं आज उस तरह से रोस्ट करने के मूड में नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान आया तो सोचा कि पाकिस्तान तो फॉरएवर है, तो उसका कर दिया जाए। खैर, वो एक्चुअली गंगा नदी के किनारे बना हुआ वो पूरा है, बिल्कुल वही वैसा ही कॉपी है। और नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा बनाया। रात के 12 बजे तक बिहार के पटना के राजधानी में लोग वहां पे एंजॉय करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छी बात है। तो विकास नजर आया। 2-3 बातें हैं इस पूरे इससे जो मैंने ऑब्जर्व करने का प्रयास किया कि कल जो पहले बंद बुलाया था एनडीए ने सांकेतिक रूप से, लोग कह रहे हैं कि ये फ्लॉप हो गया। सर, ये बंद 12 बजे दिन तक ही बुलाया गया था क्योंकि सरकार में है एनडीए, तो इनका ये काम था कि मैसेज कन्वे हो जाए ग्राउंड में हर जगह पे, जो कि हो गया। तो जो 2 बजे नोएडा वाले रिपोर्टर पहुंचे, उन्होंने देखा अरे भाई बिहार में तो सब कुछ सुचारू रूप से चालू है, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं बंद। एक आध फेक न्यूज फैला दिए गए कि भाई बीजेपी की महिला मोर्चा के लोग एक मुजफ्फरपुर में साड़ी वाला का साड़ी लूट रही है। वो 2020 का एक वीडियो है, वो है भी नहीं बिहार का। तभी कांग्रेस के जो आपने कहा विचारक, शायद केरल वालों को फोन किया होगा, यार जीएसटी कम हुआ है, कुछ ट्वीट करो। तो उन्होंने कहा कि बीड़ी और बिहारी, बस सुबह से उबला पड़ा है बिहारी। बोला यार ये तो हमारी अलग केरला वाली बेइज्जती कर रहे हैं यार। तो चिंतक महोदय ने सोचा कि भाई चिंतन और मनन के बाद बीड़ी तो बिहार का सिगार है। बिहार और बंगाल में बीड़ी बहुत कॉमन है। और मेरी दादी की एज 95 हो गई है, और अभी कुछ दिन पहले टीवी हो गया था तो हम लोगों ने जबरदस्ती छुड़ाया, वरना आधी बीड़ी वो पी के आधी कान के पास रख लेती थी। और मेरे पिताजी के ये बर्थ, पुराना तरीका होता था। यस, हाँ, बर्थ के पहले से किसी को याद नहीं है वो कब से, उन्हें खुद याद नहीं है। अरे बीड़ी तो हम फूक ही रहे हैं कब से। तो बीड़ी तो भाई हमारे गांव में भी बहुत सारी महिलाएं बीड़ी फूकती थी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, केरल को अपना ये काम करना था, केरल कांग्रेस ने वो काम कर दिया जो राजद या फिर लेफ्ट नहीं कर पा रही थी। राहुल गांधी ने वो काम किया जिससे राजद असहज हो, लेफ्ट असहज हो, मुकेश सैनी असहज हो। वो सब काम करके राहुल गांधी गए हैं। निसंदेह वो एक अच्छे विचारक और चिंतक हैं। उन्होंने विचार किया होगा कि भाई कांग्रेस को अगर ऊपर उठना है तो पहले रीजनल पार्टी को मिटाया जाए, समाप्त किया जाए। अब देखना पड़ेगा कि ये बंगाल में भी सफल हो पाते हैं कि नहीं रीजनल पार्टी को मिटाने में। लेकिन फिलहाल
जो स्थितियां बन रही है बिहार के अंदर, मैं अभी दरभंगा में अपने अभिलाषा को मैंने भेजा था, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट आया है सर, वन साइडेड एनडीए के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, नीतीश कुमार का पतन हो रहा है। हम ग्राउंड पर जा रहे हैं तो हमें नीतीश कुमार का वोटर, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाजपा के वोटर, नीतीश कुमार का जो परंपरागत वोटर है वो टूटता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तब मानी जाएगी जब नीतीश का वोटर उससे छिटके। भाजपा का वोटर हो सकता है क्योंकि उसे नीतीश कुमार पसंद नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो सोचे कि भाई हम जनसुराज की तरफ चले जाए, बीजेपी को भी छोड़ दें, वो अलग बात है। लेकिन कोर नीतीश का वोटर शिफ्ट नहीं हो रहा है। और ये बात राजद को भी पता है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे इस अलायंस के हिस्सा में, हम अटैक नहीं कर पा रहे खुल के। किस बेसिस पे अटैक करें? सेकुलरिज्म में कर नहीं सकते, ये बात और है कि वो टोपी नहीं पहन रहे, लेकिन कर नहीं सकते आप। दूसरी बात, डेवलपमेंट के मामले में आप नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज, कम से कम राजद और कांग्रेस के पास तो अधिकार नहीं है बिहार में, वो कर नहीं सकते। नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज सिर्फ इस बेसिस पे किया जा रहा है, अब बहुत टाइम हो गया, अब कुछ बदलाव चाहिए। सर, ये चुनाव मैंने एक ऐसा ही कवर किया था मध्य प्रदेश में सर, और ये भी महिला फैक्टर, वहां भी महिला फैक्टर थी सर। पुरुष चिल्लाते रह गए, बहुत टाइम हो गया, फटीक फैक्टर आ गया, फटीक फैक्टर आ गया। और हम लोगों ने काफी कवर किया था जयपुर डायलॉग्स पर मध्य प्रदेश इलेक्शन को, और तब भी मैं कह रहा था मुझे सरकार जाती हुई कभी नहीं दिखी। कभी भी किसी भी मोमेंट पे मैंने ये नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं, क्योंकि वो जाते हुए नहीं दिख रहे। तो ऐसा जब अंडर करेंट होता है तो रिजल्ट वैसा ही आ सकता है, और बिहार में भी ये थ्रेट है। बिहार में एक जो मैं अभी और ग्राउंड में चेक करना चाहूंगा अगले 1-1.5 महीने घूम करके, कि जो प्रशांत किशोर का प्लान है सर, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की पूरी टीम, चाहे वो गुजरात में पलायन करके काम करने वाले लोग हों, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, उनके भरोसे है कि भाई उनको रिजर्वेशन करा के यहां बुला के उनसे वोटिंग कराया जाए और हम पलायन का मुद्दा बहुत प्रमुखता से रखेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे? अगर ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो क्या वो अगर वोट करेगा दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई से आकर के, तो उसका परिवार भी जो एनडीए का परंपरागत वोटर है वो वोट करेगा? ये बहुत कुछ इफ एंड बट्स के क्वेश्चन है जहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना डेंट हो रहा है। अगर 5% के नीचे का डेंट है तो एनडीए मुझे लगता है कि फिर भी 150 के आसपास रहनी चाहिए। और राहुल गांधी, एक मुसीबत ये है, जो मेरे पास अभी सीट शेयर का इंफॉर्मेशन आया है, वो महागठबंधन के लिए अलग मुसीबत है। अगर कांग्रेस को 60 सीट, लेफ्ट को 35, और मुकेश सहनी भी सर 35 ही मांग रहे हैं, तो ये हो गए लगभग सर 140 सीटें। राजद लड़ेगी ही 100 सीट पर, तो नंगा नहाएगा क्या और नंगा निचोड़ेगा क्या? अब इसमें बिठाना, सबको बिठा के मनाना, क्योंकि कांग्रेस डिजर्व नहीं करती उतनी सीटें, और जो डिजर्व करते हैं वो कम सीटें पा रहे हैं, तो लड़ाई तो होगा ही। जबकि एनडीए में आपको पता होगा सर, लास्ट टाइम जो हमारी बात हो रही थी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के, अमित शाह जी 2 घंटे के मीटिंग के लिए गए हुए थे 2 दिन पहले जो हुई है, और एनडीए के सारे लोग और बीजेपी के सारे प्रमुख नेता मीटिंग में थे। बिहार को लेकर के चर्चा थी, विजय सिन्हा आए हुए थे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी वगैरह सब आए हुए थे। 2 घंटे की मीटिंग सर मैराथन बदल गई 5 घंटे की मीटिंग में। एक चीज को पिच किया गया, खास करके जो स्पेशली सवर्ण समाज के अंदर की नाराजगी है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर बड़ा फोकस रहा। प्लस कई ऐसे सिटिंग विधायकों का नंबर काटने की बात आई है। शाहाबाद में बहुत अधिक, क्यों हम 2015, 2020 या 2024 में लगातार हम अपने स्ट्रांग होल्ड में, मतलब बीजेपी हार रही है, उस पर चर्चा हुई, फीडबैक लिए गए। बहुत पॉजिटिव मूव रहा है। तो आप लोग आपस में लड़ रहे हो इसलिए हार रही है। हाँ, ये आपका आकलन बिल्कुल सही है कि जब भी आपस की लड़ाई होगी आप अपने स्ट्रांग जोन में हारेंगे। बीजे और बी और एनडीए की सबसे बड़ी मुसीबत है। ब्राह्मण ठाकुर करोगे तो हारोगे ही हारोगे। नहीं, ब्राह्मण ठाकुर तो होना ही नहीं चाहिए ना एनडीए में, यही तो समस्या है। तो हो रहा है ना, आरा क्यों हारे? आरा हारने का तो कारण ठाकुर ही था ना सर। देखिए, मैं तो खुल के बोलता हूं सर, तो आरा तो ठाकुर आरके सिंह की वजह से हारे, वैसे तो ये भी बात सही है।
ठाकुर वर्सेस ठाकुर के इसमें हार गए वो तो। एक नेत्री हैं जो बीजेपी में शामिल हुई जदयू से, उन्हें लगता है कि उनका भी बेटा का कैरियर बनना जरूरी है, आर.के. सिंह हारते नहीं तो वो होता नहीं। और प्लस बहुत सारे ठाकुरों का ये मानना था ये शादी विवाह थोड़े घमंडी टाइप के हैं, शादी विवाह में आते नहीं है, सांसद और मंत्री हो गए हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं तो शादी ब्याह वगैरह में नहीं आते, काम बहुत करा है लेकिन घमंडी है। शादी ब्याह बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। हमारे एक हुआ करते थे गिरधारी लाल भार्गव जी, और उन्होंने आपके यहाँ जयपुर के महाराज थे भवानी सिंह जी, उनको हरा दिया था। और उनकी एक खासियत थी, वो एक खासियत थी, शादी ब्याह तो ठीक है, वो गमी में हमेशा पहुंचते थे। हाँ, रामकृपाल यादव वाली टेक्निक। और गमी में पहुंचना चाहिए। पहुंचते थे और हर 15 दिन में हरिद्वार जाते थे सबकी अस्थियां लेके। ये आदमी चुनाव टेक्निक को, इस टेक्निक से जब तक जीवित रहे तब तक उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। और जब वो सही नहीं है। हुए, घनश्याम तिवारी जैसे जो खांटी नेता माने जाते हैं उनको टिकट दिया, वो हार गए। और गिरधारी लाल भार्गव 1.5 लाख से कभी नहीं जीते। क्या बात। तो भाई इसमें भी कुछ है। हालांकि हमने अरुण जेटली जी को कहा था यहाँ से लड़ लीजिए, उनको अमृतसर ज्यादा प्यारा लगा। यार यहाँ से लड़े होते तो शायद और भी कुछ हुआ होता। तो ये बात है साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही लेकिन बात। लेकिन जो बात आ रही है, अभी मैं देख रहा था कि अब लोग बात करने लगे हैं। अभी मैं प्रदीप सिंह का भी वीडियो देख रहा था, और दिल्ली में बात हो रही है कि ट्रम्प साहब तो चाहते हैं कि बीजेपी में टूट फूट हो जाए, एनडीए में टूट फूट हो जाए, लेकिन जो टूट फूट होने वाली है वो सुना इंडी अलायंस में होने वाली है। ठीक सुना है सर, और ये बिहार चुनाव के बाद ही हो जाएगा सर। यहाँ तो ये बिहार क्या चुनाव है? का रिजल्ट आया, आपने हाँ, ठीक सुना है, बिल्कुल आपका इंफॉर्मेशन सही है। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया और आप पहले तो शुरुआत बिहार से ही हो जानी है सर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है सर। जो लोग नीतीश कुमार का एक विधायक न तोड़ पाए, वो अमित शाह का सांसद तोड़ के लेके जाएंगे। और देखिए, मुझे पता नहीं कि ये इसमें कुछ राष्ट्रवादी लोग भी थे कि 37 सांसद टूट रहा है, ये वो सब चलने में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ चलाया। मैं किसी पर जाऊंगा नहीं सर, किसने क्या चलाया। सर, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद भी बागी होकर के अगेंस्ट में वोट करके बाहर नहीं निकल पाया, निकलने नहीं दिया। वो चुनाव के समय निकल जाओ एकदम अलग बात है। फिर 37 तो सांसद बंगाल जाना तोड़ पड़ा दोनों को। बंगाल पर आऊंगा, अभी बंगाल में बहुत बहुत कमाल हो रहा है, लेकिन बिहार में जो कमाल हो रहा है वो अलग कमाल हो रहा है। मैं सर एक बात अभी बताने वाला हूं, जब आपने ये बोल दी कि टूट होने वाला, आपके पास जो इंफॉर्मेशन एकदम सही बात है। यूपी और बिहार, ये दो स्टेट में कई कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी और राजद के भी नेता, राजद का तो नहीं, कांग्रेस का एक्चुअली नेता, बिहार में कांग्रेस के सांसद है कुछ, मचल रहे हैं। क्योंकि इनको दिख रहा है कि भाई भविष्य में सुरक्षित नहीं है, एक ही बार थोड़ी ना सांसद बनना है। ये वाली जीत फ्लूक थी। स्पेशली यूपी के सांसदों में कई सांसद ऐसे हैं जिनको लग रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद जीत गए हैं, लेकिन अगली बार नहीं जीतेंगे। उनको ये बात समझ में आ रही है। तो रास्ता कहां है सर? अवधेश जी नहीं जीतेंगे। आपको यकीन है? अच्छा, मुझे मत पूछिए सर, दर्शक कमेंट बॉक्स में बता दे कितनों को लगता है कि फैजाबाद लोकसभा की अगली जीत अवधेश की होगी। ऐसा रिवेंज लेगी जनता। जनता तो रिवेंज जब लेती है तो भाई पानी नहीं देती। मिल्कीपुर का उदाहरण लोग देख ले। मैं तो अभी भी कहता हूँ लल्लू सिंह को टिकट नहीं दिए होते तो आराम से जीतते। देखिए, हमने तो यूपी के हार के दो बड़े कारण, एक लल्लू सिंह वाला और दूसरा जौनपुर का टिकट। मैं, लोग कहते हैं कि अभिषेक का यूपी का इलेक्शन का एनालिसिस गलत हुआ, लेकिन मैंने हमेशा कहा था, याद है सर, जौनपुर वाला टिकट बहुत कुछ गड़बड़ा रहा है।
क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं को बहुत बुरा लग गया था कृपा शंकर के टिकट मिलते ही। बोला यार, जिस आदमी ने कर्नल पुरोहित तक को नहीं छोड़ा है और पूरा पूरा मेस फैलाया, उसी का है वो उस समय का। अरे तो तो वो एक वो 26/11 आरएसएस की साजिश जो हाँ, किया कि हाँ, वो बर्नी की जो किताब के विमोचन था उसमें खड़े हुए थे ना साथ में, उसमें खड़े हुए थे। तो वो जो महेश भट्ट और दिग्विजय मोमेंटम, सिंह के साथ में। वो जो वहां से निगेटिव मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि ये सीट हरानी है, फिर लोगों को लगा कि ये क्या, ये भी हराओ, और 400 पार का नारा चल रहा था। तो हुआ ये कि एक सीट हराने से क्या होगा, उस एक सीट के चक्कर में नीरज शेखर बलिया हारे, गाजीपुर हारे, इसके बाद आप जौनपुर हारे, और बस उसके बाद हारते चले गए। अच्छा, जब सेंटिमेंट वैसा था तो होना चाहिए कि, क्योंकि किसी भी सीएम के पास उस स्टेट की इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, पर एक ग्रुप को ये लगा कि भाई 2 बार से हम जिता रहे हैं, हमें हमें अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं है। वो ठीक है, वो भी होना जरूरी है। कभी कभी आपको अपने ऊपर डाउट होना चाहिए रिजल्ट के बाद कि भा हम समझ नहीं पाए, वो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हर बार कि हम समझ सकते हैं। तो ये ठीक है, ये हम अपने लिए भी कहते हैं, मैं अपने लिए भी कहता हूं कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। बिहार को जब हम बात कर रहे थे बिहार में, मैंने कहा था एक बात कि भाई बक्सर हम क्यों हार रहे हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा खड़े हो गए थे, और मैं जानता था कुछ नहीं तो 30-40 हजार ब्राह्मण तो वोट कर ही देंगे। 20,000 से आप हारे हैं। सासाराम से आपने जिस जाति के लोग को लड़ाया, बीजेपी से शिव शाम को लड़ाया, वो मूलतः बीजेपी का वोटर नहीं है, और पासवान समाज बीजेपी का वोटर है, क्योंकि वो हिंदुत्व से टूटा नहीं है, और वो उधर बहुत कन्वर्जन रहा है। तो पूरा पासवान समाज नाराज हो गया, आप वहां भी 20,000 से हार गया। पवन सिंह वाला मैटर जैसे ही खड़ा हुआ, काराकाट में तय था आपका हारना। पहले कुल, उसके बाद फूल, वो पाटलिपुत्र हरा गया रामकृपाल यादव को। ये जब नारा चल ही रहा था, जब अभी तो आपने आशुतोष को बीजेपी पार्टी में ले लिया ना, वो पहले कर लेते। ऐसे नेता तो 2 दिन में मान जाते हैं। तो कोर्स करेक्शन के लिए जो मीटिंग अभी हो गई है एनडीए में, बहुत सही टाइम पर हो गई है। ये अच्छा हुआ कि ये मीटिंग पहले हो गया है। अब इस मीटिंग का प्रभाव भी दिख जाएगा, और अच्छी बात यह है कि एनडीए बिहार में अच्छा परफॉर्म करेगी। जी। तो फिर आप जो देख रहे हैं तो टूटने के लिए तो संख्या बहुत चाहिए होगी ना, कैसे कोई टूटेगा? या नहीं, आपको दिखता है कोई सांसद, ऐसी पार्टियां हैं जो शिफ्ट कर जाएंगी? शरद पवार तो खैर हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन शरद पवार को मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी लेगी। लेना होता तो पहले ही ले लिए होते। देखिए सर, इसमें 2-3 बातें हैं। सांसद टूट के बीजेपी में क्यों मिलेगा? सांसद अलग हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से, हम किसी पार्टी में जाएंगे तब ना दल बदल का कानून लगेगा। इस्तीफा देते हैं तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी ना, नियम तो ये है। आप हाँ, कुछ ऐसा काम छोड़ करें, दो। कांग्रेस आपको निकाल दे पार्टी से, हाँ, तब आप सेफ हैं। तब आप सेफ हैं। ये दोनों तरीके हो जाएंगे, ये दोनों तरीके आजमाए जा सकते हैं। लेकिन 37 तो नहीं टूट रहे हैं बीजेपी के, इतना हमको पता है। अच्छा, ये क्या होता है ना संजय सर, अगर आपको तोड़ना है तो आप बता के तोड़ेंगे क्या, वो भी बीजेपी का सांसद? दिस न्यूज हैज सो मच ऑफ बज कि एकदम दिल्ली तक में आवाज पहुंच गया है, हमारे सांसद टूट रहे, हमको पता नहीं। एक एक सांसद को थोड़ा क्रॉस चेक कर लिया जाए भाई। तोड़ना होगा तो आप तोड़ देंगे, हल्ला का मौका थोड़ी ना मिलेगा। आप देखिए कैसे 2.5 दिन में शिवसेना खत्म हो गई सर। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव को पता भी ना चला, हवा भी नहीं लगा कब टूट रहे हैं, और किसी सूत्र को कुछ पता नहीं चला। यहां सूत्रों के हवाले से आप 2.5 महीने पहले बताएंगे कि सूत्रों के हवाले से 37 सांसद टूटने का खबर आ रहा है, तो सूत्र काम करेगा सर? ये तो एक्सपोज, राहुल गांधी की टाइमिंग, अगर ये है अभी प्लानिंग, तब तो टाइमिंग अच्छी नहीं है सर राहुल गांधी की। राहुल गांधी का हर एक टाइमिंग बड़ा खराब चल रहा है सर। राहुल गांधी ही तोड़ देंगे क्या? हमको लग रहा है राहुल गांधी का टाइम खराब चल रहा है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ।
वो गांधी मैदान का तो बताइए क्या हुआ? देखिए, गांधी मैदान में जो राजद के लोगों को प्रॉब्लम नजर आया, घूमते घूमते पहले राजद के लोगों को यह पता चल गया कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि पूरा वो यूपी से कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलाए गए, यहां तक कि केरला से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलाए गए, और केरला वाले कांग्रेस का कार्यकर्ता इल्यूजन में बिना बिहार देखे डायरेक्ट होटल से आए और राजधानी में घूमे पर गांधी मैदान और चले गए और कहा भाई केरला अमेरिका है, फिर हम्म बिहार जो है वो श्रीलंका है, ऐसा कंपैरिजन करने लगे। मैं होता तो मैं बोलता बिहार के पहले पटना के टॉप 20 हॉस्पिटल घूम लो। कितने? टॉप 20 हॉस्पिटल, और नर्सों से पूछ लो वो आई कहां से, तब पता चल जाएगा कि बिहार में केरला से क्यों आई है नौकरी करने के लिए। भैया केरला अगर अमेरिका है तो पलायन करके बिहार आएंगे क्या नौकरी के लिए? इस फैक्ट को किसी ने बताया क्या? किसी दर्शक ने, किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर ने? किस हॉस्पिटल में केरला की नर्सें नहीं है? जितने बड़े हॉस्पिटल हैं। तो केरला की नर्सें हमको समझ में नहीं आ रहा, अगर बिहार है आप नौकरी करने के लिए इंडिया से श्रीलंका जाएंगे क्या? और बिहारी हर बात को, इन सब चीजों को बहुत बहुत सीरियसली लेता है। थैंक यू केरल कांग्रेस एंड राहुल गांधी। उसके बाद राहुल गांधी अपने रॉ में थे, आप तो ये वोट चोरी। बताइए गांधी मैदान भरा हुआ था कि नहीं? अरे नहीं सर, गांधी मैदान भरने की क्षमता राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में था ही कहां? गांधी मैदान तो आधा भी नहीं भरा था, इनफैक्ट एक चौथा ही नहीं भरा था। सबसे गुस्सा तो कार्यकर्ता ये थे कि भाई बुलाया, ससुराल लायक भोजन कराएंगे और दाल चावल खिला दिया। मतलब बिरयानी बोल के अच्छा, कौवा बिरयानी तो खिलाते हैं। हाँ, वो आपने देखा नहीं क्या? कोई नवाज मियां थे, वो बड़े गुस्से में थे। बोला बुला के लाया कि बोला ससुराल में जैसा सेवा नहीं मिलता वैसा सेवा मिलेगा, यहाँ हमको दाल चावल खिला रहा है, सुबह से भूखा रखा है। कुछ लोग परेशान थे कि हमको 500 रुपए देने बोला था, अभी तक वो देने वाला मिल नहीं रहा है। मतलब पैसा देने में भी घपलेबाजी। अरे भाई, यही तो रोजगार का मौसम है। कितने युवा खड़े हैं कि 500 और 1000 ले जाओ, रैली में लेके जाओ। कितने बेरोजगार लोग हैं जो रैली में ऐसे ही, वो भाजपा की भी रैली में जाएगा, वो वीआईपी के भी रैली में जाएगा, वो राजद वाली रैली में भी जाएगा, 1000 रुपए दो, सबके जिंदाबाद के नारे लगाएगा। साला उसमें भी घोटाला करेंगे। एनीवे, वहां नहीं जाते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पे बोल रहे थे राहुल गांधी, और ये खड़गे वहां पे, खड़गे के मुंह से निकल गया कि 6 महीने में हम ये सरकार गिरा देंगे, और नई सरकार जो आएगी वो गरीबों की होगी, अकलियतों की होगी, मजलूमों की होगी, मुसलमानों की होगी। वाह! अब अब यहाँ कोर्स करेक्शन वो करना भूल गया। अकलियत और मुसलमान तो एक ही है सर। स्क्रिप्ट राइटर पे अलग फाइन लगना चाहिए बाय द वे सर। जब मुसलमानों की सरकार होगी तो बाकी क्या करेंगे? क्योंकि आपके यहाँ यद्यपि मुसलमान 16-17% है, लेकिन उसके 50% जो है वो तो 2-3 जिलों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, तो 4 जिले, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, और कहानी खत्म। हुँ। बाकी जगह तो नहीं, अगर आप एवरेज लें तो सब जगह 10% से कम ही निकलेंगे आप। यही वो अभी मैं राजद के एक नेता के साथ बैठा हुआ था। मैं चाहता हूं कि ये लोग इल्यूजन में जिए। ये बहुत जरूरी है कि जब नेता भ्रम में हो ना, तो भ्रम में रहना चाहिए। ये लोग सोचते हैं ना कि ये 34% मेरा हो गया, पूरा स्प्रेड 34% है। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो तुम 2009 के परिसीमन के बाद इतने बुरे परिस्थिति में ना होते। इनको लगता है कि भाई हर जगह मुसलमान 16% है, और मेरा यादव जो है वो 14% हो गया। अब तो हम एकदम 16-14%, 30% हो गया, एकदम हम जीत ही जाएंगे चुनाव। गजब स्थिति है। समझो पहले कि अगर 77% किशनगंज में है पॉपुलेशन, तो कहीं कम भी तो होगा। अररिया में इस पोजीशन में 46% है, कटिहार में 40% है। और अगर ध्यान देंगे ना संजय सर, 2 डिस्ट्रिक्ट और मिला देते हैं इसमें, मधेपुरा, भागलपुर।
तो मुसलमानों का टोटल 65% पॉपुलेशन इसी सीमांचल में खत्म हो जाता है। अच्छा, और फिर कहाँ बचा? उसके बाद उसके बाद ये वही, उसके बाद कहना क्या है, फिर वही अखिलेश वाला यादव वाला नारा लगाना है, आ रहे हैं अखिलेश। बाकी इंटायर ओबीसी कम्युनिटी इनके अगेंस्ट रहता है और कहानी बदल जाती है। यही समस्या है इनके साथ। और इस समस्या को बड़ी अच्छी बात अभी प्रशांत किशोर ने कही है कि आप बीजेपी से तभी जीत सकते प्रशांत हैं जब किशोर की बात आपने की। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि 5 दल मिलके और 10,000 लोग नहीं ला पाए गांधी मैदान में। बात सही है क्या? सही है। हमको लग रहा है 10,000 होंगे, हो सकता है, लेकिन गांधी मैदान में 10,000 का भीड़ भीड़ पता भी नहीं लगता ना सर। वो तो 10 लाख चाहिए ना। भीड़ तो सर 2014 वाला जो मोदी जी वाला भीड़ था वो चाहिए, तब तो गांधी मैदान में भीड़ पता चलता। वो तो 10 अरे लाख सर, होता जब है। हमारी गाड़ी गांधी मैदान के पार्किंग लॉट में पार्क हो जाए तो क्या भीड़ आई है? पत्रकार की गाड़ी अगर पार्क हो गई तो कहां भीड़ है सर? गाड़ी पार्किंग 3 किलोमीटर पहले मिले तब जाके समझिए भीड़ है सर। पार्किंग लॉट वाले एरिया में, मतलब बिस्कोमान भवन के अपोजिट वाले में अगर पार्क हो जा रही है तब कहां भीड़ है सर? आप ये समझिए। तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ पूरा 16 लालू दिन का ला, ड्रामा इसलिए हुआ लालू है। लालू से गलती हो गई। ये गांधी मैदान को काट काट के बेच देना चाहिए था। खतरनाक सटायर मारेगा सर। सवाल यह है कि उसके बदले नौकरी किसको देते? नहीं नहीं, आप बड़े बड़े लोगों को बेच देते, फार्म हाउस बना देते। हाँ, ये हो सकता है। गांधी दिक्कत क्या मैदान है में ना सर तो वहां। भाई इतना बड़ा है कि 100 फार्म हाउस तो बन ही सकते। हाँ हाँ, दिक्कत ये है ना सर कि गांधी मैदान में सुबह सुबह लोग 6 बजे क्रिकेट खेलने आ जाता है। बहुत दिक्कत था सर। गांधी मैदान में थोड़ा सा दिक्कत था, इसीलिए, वरना सोचे होंगे, मुझे लगता है सोचे होंगे एक आध बार, ऐसा नहीं है, ईमानदारी से सोचे होंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा होगा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा होगा सर, इसलिए, वरना बेच तो बहुत कुछ दिया है। सवाल ये है कि सर, तो हम आपसे यही तो पूछना चाहते हैं कि अगर 5 दल मिलके 10,000 का क्राउड नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, 500-500 रुपए दिहाड़ी दे के भी और चावल खिला के भी लोगों को बिरयानी की जगह, तो फिर ये जो वोट चोरी जो हुआ था, उसका क्या होगा? फिर तो वोट चोरी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लोग तो आ ही नहीं रहे। इतना सब होने के बाद भी लोगों को अपनी वोट की चोरी होने की चिंता ही नहीं। बिहार में नहीं दिखेगा सर, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा नहीं दिखेगा, ममता बनर्जी को दिखेगा बंगाल में। बिहार में तो ग्राउंड पर मुद्दा ही नहीं है। इनफैक्ट बिहार में तो ये लोग चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एसआईआर हो, एक एक को खींच खींच के बाहर निकाला जाए। बिहार में तो प्रसन्नता है, खुशी का माहौल है, कह रहे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये मोदी एक नंबर काम किया है, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, एसआईआर हो करके एकदम एक एक को खींच खींच के फॉरनर और इमिग्रेशन बिल ला करके एकदम सबको बाहर फेंको। बिहार में तो जिस तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं ममता विश्व शर्मा, मुझे लग रहा है कि पूरे इलेक्शन में उनकी डिमांड ना हो जाए, ये स्थिति बन रही है। बोले एक नंबर आदमी है सर, असम का सीएम बिहार में पॉपुलर हो रहा है, मामूली बात थोड़ी ना है सर, गजब। चलिए, तो आप ये देख लेते हैं, आप तो गजब करा रहे हैं। बिहार में ऐसा होगा तो फिर आगे काम कैसे चलेगा? लेकिन ममता दीदी क्यों परेशान है? ममता दीदी तो सदन में ही बोल रही है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। वो तो कह रही है वोट चोर, मोदी चोर। हाँ, अमित शाह चोर। ये चीज एक, सदन में बोल रही हैं, जानबूझ के, बाहर नहीं बोल रही हैं। ये तो हाँ, इतना तो बाहर नहीं स्मार्टनेस बोली है। है। हाँ, इतना तो स्मार्टनेस है, ये कम से कम ये वाला राहुल गांधी के अंदर नहीं है। तो अब उन्होंने बोला वोट चोर, और ये, और इसके पहले कि बेचारे बीजेपी वाले कुछ पूछते, पहले एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को निकलवाया, दूसरे दिन मार्शल बुला के 5 और को निकलवा दिया, कुछ कुछ चोटें भी आई। तो ये पैनिक में है क्यों भाई? 2019 आप जीती, नंबर सिस्टम में अगर देखें तो 2021 आप जीती, उसके बाद 2024 के भी चुनाव में आप लैंडस्लाइड जीती,
2016 आप जीती, 14 आप जीती। आप कम से कम आप तो हारी ही नहीं है, तो फिर आपका वोट चोरी हुआ कि कहां? उससे कोई पूछे। पत्रकार के अंदर हिम्मत नहीं है ना, पत्रकार के अंदर तो फिर तो कोलकाता पुलिस पत्रकार के घर पहुंच सकती है। पत्रकार के अंदर हिम्मत नहीं है। पहली बार ममता बनर्जी डरी हुई है और वो डर नजर आ रहा है सर। अभी हुआ ये था कि 5-6 दिन पहले उनके 4 अफसर हैं, उन्होंने एसआईआर प्रोसेस में बदमाशी करी थी। चुनाव आयोग ने बोला कि इनको सस्पेंड करके इन पर एफआईआर करो। तो सस्पेंशन तो हो गया, एफआईआर हुआ कि नहीं मैंने क्रॉस चेक नहीं कराया। तो और उनके बड़े क्लोज अफसर हैं, तो उन्हें यह पता चल गया कि भाई एसआईआर में धांधली से रोक रही है। अच्छा, कौन रोक रही है? आप देखिए कि उसके पहले क्या हुआ था ना, ये जो वो जगह था जहां पे बहुत ज्यादा दंगा हुआ था, जिसके कारण सेंट्रल फोर्सेस आई और गई नहीं है। मुर्शिदाबाद। हम मुर्शिदाबाद वाले एरिया में, तो सेंट्रल फोर्सेस आ गई हैं और वो गई नहीं है। आर्मी के डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश वाले प्रकरण के कारण क्या है, उधर उधर उस वाले एरिया में बहुत ज्यादा हैवी बीएसएफ वगैरह वो सब है। और फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल के कारण जो 3 महीने पहले अमित शाह ने एक चिट्ठी भेजी थी सभी स्टेट के लोगों को, सीएम को, कि भाई मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन करना है जितने अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। ये चिट्ठी स्टालिन को भी गई थी, आपको याद होगा सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि अब होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी है, आप इसको ये भी नहीं कर सकती, वो तो पालन करना है भाई। आपने देखा होगा कई न्यूज में कि भाई बंगाल पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा। वो हो ये रहा है कि इंफॉर्मेशन जैसे जरा सीआरपीएफ पहुंच रही है, तो पकड़ने का काम तो बंगाल पुलिस को है। अब बेचारी सब कुछ सामने है, मजबूर है, पकड़ना तो पड़ेगा ही। अब वो परेशान हो गई है। बंगाल पुलिस चाह के भी ममता बनर्जी की हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में। अब वो इस कारण परेशान हो गई है। एक न्यूज जो मैंने आज सुबह में भी बताया था, ये बांग्लादेश का एक था मोहम्मद जमाल। हाँ, मोहम्मद जमाल। मैं 1 मिनट आपके दर्शकों के साथ इसको शेयर ही करता हूं, ये न्यूज, ताकि दर्शक भी देखें। मतलब कमाल का खेल हो रहा है बंगाल में, और पकड़े भी जा रहे हैं, सारे पकड़े जा रहे हैं। ये बांग्लादेश का एक नेशनल कार्ड है और एक भारत का वोटर आईडी कार्ड है। नाम भी बदला और रिलीजन भी बदला सर। नाम में क्या है सर? एमडी अब्दुल रज्जाक, ठीक है। और जब भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका देखिए जो सीरियल नंबर है वो BYB 1604446 है, वो रजाक सरकार हो गया सर। गोंडोगल सर। अब पकड़ा गया, रिपोर्ट हो रहा है, एकदम गोंडोगोल सर, एकदम गोंडोगोल। तो अब ये जो खेल हो रहा है वो पैनिक मोड में है पूरी तरह से, और वो समझ रही है कि कम से कम बिहार में 65 लाख गया है, तो बंगाल में ये मामला जो है वो कम से कम 1 करोड़ के आसपास तो होगा ही। ज्यादा हो सकता है, कम तो मुझे भी नहीं लग रहा है उससे कम होगा। मात्र सीटों का अंतर हम लोग नहीं जानते सर, वो बाद में बात करेंगे। मात्र 45 लाख वोट का अंतर रहा है सर। और सबसे खतरनाक बात है, मैंने एक उद्धृत किया था आपके जो ये मतुआ जो कम्युनिटी है, तो ये मतुआ कम्युनिटी के एक जनरल सेक्रेटरी हैं या ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के, महितोष वैद्या। तो महितोष वैद्या ने अभी पिछले महीने ये स्टेटमेंट दिया है कि CAA applications from the Matua community are expected to cross 1 crore. यस 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 यस, ये इनका कहना है। अच्छा, इनका ये भी कहना है कि साहब, मैं देख रहा था, मैं मतुआ कम्युनिटी के बारे में और पता कर रहा था, पता चला कि साहब मतुआ कम्युनिटी का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ से अधिक है। तो अगर आप वोटर निकालें तो वोटर 2 करोड़ तो होगा। हाँ हाँ, तो भाई अगर मैं चलिए 2 करोड़ 50% वोटर डेढ़ मान लेता हूँ। मैं 1.5 मान लेता हूँ सर। चलो 1.5 मान लो यार। 45 लाख पीछे थे आप, और ये अगर 1.5 करोड़ वोटर एक मुश्त आपके पास आ जाएं जो पिछली बार नहीं आए थे, और वो आपके ढुलमुल रवैये की वजह से नहीं आए थे CAA के ऊपर,
डिमांड तो 2012 से हो रहा है सर। ये मतुआ और मैं कम्युनिटी आपको अभी भी बताऊं कि अभी भी जो ये इन्होंने काम किया है वो इन्होंने फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत किया है। फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 33 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके जो रूल्स बनाए हैं उसके अंतर्गत ये कर दिया है कि साहब की 2024 तक जो भी आया होगा उसके पास चाहे डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, और वो हो रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज से है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर ये पर्याप्त नहीं है। ना आपको सीए में संशोधन करके उसकी जो कट ऑफ डेट है 2014 की, वो आपको 2022-23 कुछ बनानी पड़ेगी। कम से कम 2019 बिल्कुल। तो बनानी। लेकिन इसमें मतुआ कम्युनिटी के साथ तो ये इशू भी नहीं है ना, वो तो 2012 से ही डिमांड कर रहे हैं। याद है कि 2012 में ही वो कांग्रेस के दलों से मिलने गए थे, कांग्रेस के सेंटर से। कांग्रेस जीवन भर गलती तो करती आई है। अगर उस समय कांग्रेस ने इनका साथ दे दिया होता तो संभवतः बीजेपी नहीं होती और बंगाल में कांग्रेस का राइज हो गया होता, क्योंकि कांग्रेस उनको दूसरी ये दे बात है, देती। अभी आपके पटना में मथुआ कम्युनिटी के लोग मिलने आए थे राहुल गांधी से, मैंने सुना। हाँ, राहुल गांधी से फिर मिलने आए थे। ये बात बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर राहुल गांधी ने क्या भाई किया? राहुल गांधी तो उसको इतना काम उनके होती। उनके ऊपर तो वीटो है मुसलमानों का। हाँ, बस वही दिक्कत वहीं पे है ना। राहुल गांधी को राजनीति समझ में नहीं आती और टाइमिंग समझ में नहीं आती। अब आप बताइए सर, 2012 से कोई कम्युनिटी है कि हमको हमारी नागरिकता दे दो। पहले वो सरकार में थे, अब ये सरकार में है, और आप मिस करेंगे टाइमलाइन। जो नागरिकता देगा उसी को तो ये वोट करेंगे ना, एज सिंपल एज दैट। और सर, मतुआ समाज को, सिर्फ मतुआ राजवंशी को अगर ये जो मिल जाता है, बंगाल के 64 विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी बदल जाएगा। सारा बसा बसाया खेल खराब हो जाएगा ममता बनर्जी का और लेफ्ट का। मथुआ महासंघ तो 78 बोलता है। नहीं, मुझे तो उतना ही पता है। अब चलिए उनका 64 नंबर भी सही हो बहुत सकता होता है। है भाई, 64। मैं 72 ही मान लेता हूं सर। मैं चलिए 64 के बजाय 72 ही मान लेता हूं। मेरा मानना है कि 64 पे तो मिजरेबल ही बदल जाएगा। आप नंबर देखिए, इस नंबर गेम में पूरा खेल बदल जाएगा सर, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर सबसे अधिक डेमोग्राफी चेंज हुई और बीजेपी पीछे रहे। ये टीएमसी के वो गढ़ वाले इलाके हो जाएंगे। तो ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए था। अगर 2024 के इलेक्शन के भी पहले करते, तो हर बार आप वेट करेंगे। मुझे उम्मीद है, जहां तक फीडबैक है हम लोगों के पास, दुर्गा पूजा के बाद और कहानी बदलेगी। और ममता बनर्जी के पास हम लोग से ज्यादा फीडबैक है, इसलिए वो बेचैन है। ये काम तो श्राद्ध पक्ष में किया जाना चाहिए। करेंगे तो नहीं। हाँ, आप पितृपक्ष तो समझ रहे हैं साथ। मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम एकदम समझ गए, एकदम समझ गए। लेकिन क्या है कि मोदी जी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं पूजा पाठ इन सब का, थोड़ा बोले कि कोई बात नहीं, एक बार काली पूजा दुर्गा पूजा खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल के लिए, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीजें हो। उसके बाद एक्सेलरेशन तय होगा। और बिहार में चूंकि मैं एक्सपेक्टेड इलेक्शन डेट सर मैं आपको बता दूं, और आपके दर्शकों को पहली बार मैं किसी चैनल पे बता रहा हूं, रिजल्ट विल बी अराउंड 15 से 20 नवंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन का एक बड़ा चंक दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में एक दो हो जाएगा। फिर बीच में 6-7 दिन चूंकि छठ का है वो गैप रहेगा, और बाकी चरण उसके बाद हो जाएंगे फटाफट। ये देखना पड़ेगा सर। 7, 8, 9 को तो मत रखवाना, बाकी सब ठीक है। हमको टेंशन ये है कि 7, 8, 9 को सब हो जाए, इस किसी एक डेट में पटना में चुनाव ना हो। इसमें इसमें रिजल्ट नहीं आना चाहिए। पटना में चुनाव भी नहीं होना चाहिए सर। कोई बात नहीं है, वोट आप तो वो ले लीजिएगा ना, क्या बोलते हैं वो, वोट नहीं तो आप पोस्टल बैलेट ले लीजिएगा। पोस्टल बैलेट। आजकल तो पोस्टल सुविधा बैलेट, बढ़ा दी गई है पोस्टल बैलेट की। हाँ बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ा मेहनत हो जाता है। अरे एक काम करेंगे, फटाफट वोट करके आएंगे जाएंगे एक ही दिन में, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा सर। ये 2 दिन फिर 3 दिन का है इस बार सर। अगर वैसा होगा तो श्रोते भाई से बोलेंगे एक फ्लिप करके शो अगले दिन बढ़ा देना मेरा 2, और बाकी ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। एक ही दिन न जाएगा सर। देखिए भाई लोगों, जो भी आप देख रहे हैं, अब देखिए वोट देने के प्रति ऐसी होनी चाहिए प्रतिबद्धता।
वोट जरूरी है सर, वोट इसलिए क्योंकि बिहार बचाना है सर। तो और बिहार बिहार बचाने में में ये बताइए, अभी अभी जो नई नई फिल्म आई है द बंगाल फाइल्स, उसको बंगाल में तो दिखाने नहीं दे रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक बंगाल का चुनाव होगा तब तक वो ओटीटी वगैरह पे आ जाएगी, तो लोग देख ही लेंगे। ये और कितनी जिसको बड़ी मूर्खता है। और जिसको देखना होगा वो बिहार झारखंड में जाके भी देख सकता है। नहीं नहीं, कितनी बड़ी मूर्खता है सर। हम्म। एक तो बंगाल का ज्यादातर बॉर्डर बिहार और झारखंड से लगता ही लगता है, हाँ असम से भी बहुत सारा लगता है, तो वो लोग तो हाँ, वहां जाके देख लेंगे। बिहार झारखंड अब जो असम और बाकी मान लो जो है वो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ममता जी की बात इतनी ना मानी जाती हो, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग वगैरह। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ना सर, कि बंगाल फाइल्स के साथ इस तरह के फिल्मों को आप जितना दबाएंगे, जनता के अंदर उतना जो है ना ये हो जाता है, इसको तो देखना है भाई, इसको तो देखना है, और ये फिल्म उतना बाउंस बैक करती है। ये तो करना ही नहीं था, ये तो ब्लंडर किया है ममता बनर्जी ने। ये तो मैंने बोला ना कि जो इलेक्शन के समय केजरीवाल के अंदर 3 महीने 4 महीने पहले जो डर का भाव दिख रहा था ना, आपको याद होगा सर, बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज और वो डर का भाव पहली बार ममता बनर्जी के पास दिख रहा है। एकदम से वो वोट चोर भले चिल्ला रही है, लेकिन अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल इस बार टीएमसी का हिला हुआ है कि नहीं, बहुत हो गया, ये एसआईआर कंप्लीट होते होते हमारा खेल खत्म हो जाना है, कोई नहीं बचा सकेगा। तो ये जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, डरी हुई है ममता बनर्जी बुरी तरह से, और इस डर में वो कहां तक जाएंगी, क्या क्या करेंगी, ये देखने वाली बात है। और अमित शाह और ये आने वाले 3 महीनों में क्या क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन तक तो आप रुकते हैं, समझ में आता है, क्योंकि इंपैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बिहार इलेक्शन के बाद बंगाल के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता। बिहार इलेक्शन एंड होगा नवंबर में, और आपको याद है सर, अप्रैल में इलेक्शन होते हैं, मई में रिजल्ट होना है, मई के शुरुआत में ही रिजल्ट होना है, 1-2 मई को रिजल्ट आ जाता है वहां पे। तो मार्च अप्रैल वहां 6 या 7 चरण में कम से कम चुनाव होगा, तो 2 महीने जाएंगे, मार्च अप्रैल, यानी जनवरी फरवरी आपके पास तैयारी का टाइम। और अगर जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो आपको दिसंबर तक करना पड़ेगा सर। ममता बनर्जी को ये एहसास हो रहा है कि आई थिंक प्रोसेस बहुत तेजी से बदलेगा। तो अभी भाजपा के जिस प्रकार से विधायकों को मार्शल से उठवा के फेंकवाया, ये सब नोट हो रहा होगा, सेंटर नोट कर रही होगी ये सारी चीजें जी। और बिहार में कोई असर पड़ेगा बंगाल फाइल्स का? हाँ, बिहार में तो सर बंगाल फाइल्स का है, और एसआईआर का असर ही बिहार में इसीलिए क्योंकि योगी जी ने जब बोला था बटोगे तो कटोगे, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस वक्त चुनाव नहीं था सर बिहार में, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा इंपैक्ट तो बिहार में लगातार दिख ही रहा था ना, और वो तो अभी भी दिख रहा है। अगर नेपाल हमारे करीब है तो हम अपने आप को बंगाल से बहुत दूर नहीं पाते। इनफैक्ट पूर्णिया जब एंटीना का युग था, तो 1999 का वर्ल्ड कप मैंने बहुत सारा जो मैचेस है, वो दूरदर्शन पे सभी मैच नहीं आते थे, तो बहुत सारे मैचेस मैंने बांग्लादेश टीवी पे देखे हैं एंटीना घुमा के, और वो भी पूर्णिया में। पूर्णिया में बांग्लादेश आप टीवी, क्या कर रहे थे? पिताजी का ट्रांसफर था ना पूर्णिया में, मेरा मैट्रिकुलेशन तो पूर्णिया से ही हुआ है ना। ओहो, अब कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है आपकी हरकतें मुझे। सीमांचल की पॉलिटिक्स इसीलिए, और पप्पू यादव की पॉलिटिक्स को, और या फिर पूरा अजीत सरकार प्रकरण को हम लोगों ने वो सब जिया है, वो देखा है, इसलिए मैं इतना कनेक्ट कर पाता हूं सर वहां से। तो तो पूर्णिया बंगाल, पूर्णिया में बांग्लादेश टीवी आ जाया करता था? हाँ हाँ, पूर्णिया में बांग्लादेश टीवी और नेपाल टीवी दोनों पकड़ता था। नेपाल में टीवी में सर सुबह में रामायण और महाभारत दोनों आते थे सर, डेली आता था रामायण, तो अभी भी नेपाल टीवी पे आ रहा होगा सर, वो तो सालों भर आता है रामायण सर, कौन नेपाल सा टीवी रामायण? रामायण सागर वाला? रामानंद सागर वाला रामायण सर। अच्छा। हाँ, ट्यूसडे को हिंदी फिल्म चलती है सर नेपाल टीवी पे, हिंदी फिल्म चलती है सर, कोई नई बात थोड़ी ना है ये। सब तो बहुत, जो भी बॉर्डर के, इनफैक्ट गोरखपुर वाले सब भी बता देंगे वो, क्योंकि उनके पास से भी नेपाल पकड़ता होगा। नेपाल टीवी तो मतलब बहुत पॉपुलर रहा है।
नेपाल का रेडियो स्टेशन हिंदी में 9:30 बजे रात को गजलें सुनाता था सर। 99 में जो तो केबल टीवी हुआ करता था, शायद इसलिए नहीं आता होगा दूरदर्शन से। नहीं 99 में सर क्या है कि उस वक्त स्टार स्पोर्ट्स को ये मिला था, तो दूरदर्शन पे हमारे पास जो है, हम केबल टीवी, हमारे पापा ने मैट्रिकुलेशन का टाइम वगैरह था, तो पापा स्ट्रिक्ट थे, बोला केबल टीवी सबसे पहले कटवाऊंगा और मैच तो देखना है सर। अब मैच देखने के लिए क्या करे, तो एंटीना घुमा घुमा के वो बांग्लादेश टीवी पकड़ के मैच तो देखना है सर। ये चक्कर था कि हमने तो हाँ, देखा भाई 99 में तो सब जगह आता था, आपको क्यों दिक्कत हुई? वो तो दिक्कत होगी ना सर, वही बात है। अच्छा जी, तो ये समस्या है। ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया वैसे। क्या ट्रम्प कह है रहे हैं नया कि साहब स्टेटमेंट? लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। आई विश देम लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। ये भी बंदा जो है गजब है, पहले खुद ही धकेला और अब कह रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब ये गुरु है राहुल गांधी का या इसका गांधी गुरु है राहुल गांधी? दोनों सिमिलर पैटर्न। आपको एक न्यूज सुनाई पड़ा सर, क्या? रैप अप करने से पहले एक न्यूज के अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश के लोग आएंगे, पत्रकार सब। क्या हाँ, तो आने टाइमिंग चाहिए, चली। आने चाहिए। मैं विदेश के लोग, हो सकता है राहुल गांधी बाहर जाके ही कर ले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो नहीं, पक्का हो मैं जाएगा। ये समझना चाहता हूं सर आपसे हम्म। कि ये टाइमिंग गलत नहीं है क्या? इस वक्त तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सब तो प्रो मोदी हुए पड़े ट्रम्प के चक्कर में। वो सब देख रहे हैं कि साहब की एक बेसिकली हुआ क्या है। हुआ ये है कि मोदी जो है वो ट्रम्प के प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस टू ट्रम्प के एक वैश्विक प्रतीक बन गए, और इसलिए ना चाहते हुए भी ये सारे के सारे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, सीएनएन हो, सीएनबीसी हो, यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट हो, ये सारे के सारे जो भी ट्रम्प के विरोध वाले हैं, उन्होंने मोदी को उस स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया कि भाई ये एक बंदा है जिसने रेजिस्ट किया और ट्रम्प की बैंड बजा दी, क्योंकि पहले व्यक्ति हैं ये। मोदी इज द फर्स्ट वन। बिल्कुल। जो 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 पहला होता है उसको देख के फिर बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है। तो इसलिए मजा आ रहा है। तो देखिए आप, कितना आनंद आ रहा तो राहुल गांधी इस वक्त फिर विदेशी मीडिया बुला के क्या झुंझुना बजवाएगा? है। विदेशी मीडिया बुला तो ले, विदेशी मीडिया पूरी तरह से मौसमी सिंह की तरह कंट्रोल नहीं होता है। यही यही दिक्कत है। राहुल मौसमी गांधी सिंह ही नहीं टाइमिंग। कंट्रोल हुई इनसे, बताइए आप। अरे उन्होंने तो ताऊ के पॉडकास्ट में जाकर के पोल भी खोल दिया कांग्रेस कल्चर का, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी आई थिंक पेडिग्री कम की है क्या आजकल? अभी देखिए, हम देखो लोगों के अंदर झांक के नहीं देखना चाहिए ना। चलिए प्राइवेसी ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये वाला भी ठीक है। प्राइवेसी को भी तो थोड़ा मानिए आप। आप बिल्कुल हाँ प्राइवेसी हाँ, को बिल्कुल धूल धूसरित किए पर इसे कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं सर, हुँ? प्राइवेसी प्राइवेसी मैटर्स। ठीक है सर। राहुल गांधी के चक्कर में आप ये देखिए कि आजकल जो है वो योगी महाराज के सूचना आनी कम हो गई है। योगी जी के ऊपर तो अजय फिल्म का ट्रेलर आ रहा है और बढ़िया देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने तो देखा ट्रेलर, मुझे ठीक ठाक ट्रेलर लगा। अच्छा। इतना हाँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा ट्रेलर में, और किसी को उससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। जो लोग बना रहे हैं फिल्म, उनका योगी जी से कोई लेना देना नहीं है। और ये किसने कहा कि भाई ऐसे लोगों पे फिल्म नहीं बनती? बनती आई है, इसमें क्या है? अब चूंकि राष्ट्रवाद की इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में गंगा बह रही है, लोग बना रहे हैं, मैं तो ढूंढ रहा हूं उन लोगों को कि भाई जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे भी लाऊंगा। क्या दिक्कत है सर? बननी चाहिए फिल्म। योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो जिसको दिक्कत हो, हमको क्यों दिक्कत हो? हम तो चाहते हैं पॉपुलर हो। तो चलिए, आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।